ये राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ शपथ ग्रहण समारोह और राज्यपाल मंगूभाई पटेल यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। रामनिवास रावत जिन्हें शपथ लेनी है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो राज्यपाल के बाईं तरफ बैठे हैं और दाईं तरफ उनके साथ रामनिवास रावत नजर आ रहे हैं और इजाजत दे दी गई है राज्यपाल की तरफ से और इजाजत के साथ शपथ ग्रहण शुरू हो रहा है। मंत्री श्री रामनिवास रावत अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया आप नियुक्त मंत्री श्री रामनिवास रावत को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब कि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित एवं प्रकट नहीं करूंगा। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और ऐसे में अब मोहन कैबिनेट में 31 मंत्री हो गए हैं और इस शपथ ग्रहण के अब समापन की आज्ञा ली जाएगी राज्यपाल से और इसके बाद अब से 31 मंत्री मोहन कैबिनेट में रहेंगे। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजभवन से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री शपथ लेने के बाद औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हस्ताक्षर करते हुए रामनिवास रावत जो कि अब मोहन कैबिनेट के सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता, और अब देखना यह भी होगा कि क्या विभाग उन्हें दिया जाता है क्योंकि कई विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास हैं। उनमें से एक संभव है कि मुख्यमंत्री इन्हें विभाग की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल और यहां पर उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिवादन करते हुए राज्यपाल के द्वारा उनको पुष्पगुच्छ दिया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात करते हुए रामनिवास रावत और तस्वीरें ये राजभवन से जहां पर मोहन कैबिनेट का हिस्सा बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है और अब रामनिवास रावत मध्य प्रदेश कैबिनेट के सदस्य हैं। 31 मंत्री हो गए अब मोहन कैबिनेट में और कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा राज्यपाल की अनुमति के साथ। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजभवन से। इस वक्त ये मुख्यमंत्री का एकाधिकार है कि वो किसे क्या विभाग देते हैं, हालांकि चर्चा के बाद स्पष्ट हो पाएगा और संभव है कि मीडिया को भी इस पर विस्तारपूर्वक जानकारी सरकार की ओर से दी जाए कि आखिर क्या विभाग देना तय किया गया है। हालांकि अभी तक इसमें कोई औपचारिकता तय नहीं हुई है कि विभाग कौन सा दिया जाना है और अब कार्यक्रम संपन्न होता हुआ शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, अब 31 मंत्री हो गए हैं मोहन कैबिनेट में, शपथ ले ली है रामनिवास रावत ने। देखिए बिल्कुल राजभवन में शपथ हो चुकी है। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की
शपथ ले लिए। मोहन यादव मंत्रिमंडल की बात की जाए तो 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी तक 30 मंत्री थे और अब रामनिवास रावत के शामिल होने के बाद अब मोहन कैबिनेट में 31 मंत्री हो चुके हैं। अब 3 पद और खाली हैं, जो हो सकता है कि भविष्य में अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें उन्हें और भविष्य में कोई मंत्री बनाए जा सकते हैं। जैसे कि बात की जा रही थी कि अमरवाड़ा से जो प्रत्याशी है कमलेश शाह, उनका नाम भी, क्योंकि वो भी कांग्रेस से आए और भाजपा में आने के बाद उनके भी मंत्री पद के शपथ लेने की अटकलें थी। लेकिन आज क्योंकि अभी अमरवाड़ा उपचुनाव चल रहा है और वहां पर 10 जुलाई को वोटिंग है, तो निश्चित ही कमलेश शाह अगर चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद ये हो सकता है कि एक छोटा मंत्रिमंडल विस्तार और आगे चलकर हो। लेकिन आज रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। एक काफी बड़े ग्वालियर चंबल के नेता हैं और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके अलावा विधानसभा में सचेतक भी रहे हैं। काफी बड़े नेता ओबीसी वर्ग से आते हैं, रावत समाज का काफी बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं और उस क्षेत्र में अच्छा जनाधार है। निश्चित ही रामनिवास रावत के आने से कहीं ना कहीं मंत्री बनने से कांग्रेस और कमजोर हुई है। जब वो 30 अप्रैल को जब लोकसभा चुनाव चल रहा था और बीजेपी में आए थे, तब से ही ग्वालियर और जो खासकर मुरैना लोकसभा जो सीट थी, क्योंकि वर्ष 2019 में रामनिवास रावत खुद कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे और इस बार उन्होंने भाजपा के समर्थन में आकर निश्चित ही एक काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाई और उन्होंने ये कहा भी था कि वो कांग्रेस में लगातार उपेक्षित है, उन्हें लगातार कहीं ना कहीं और अब न्यूज 18 से भी जब बात की गई तो उन्होंने ये तक भी कहा था कि मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा है बल्कि मुझे भगाया गया है। तो काफी समय से वो दुखी थे, आहत थे और आज उन्होंने जब 2 महीने पहले बीजेपी छोड़ी थी और आज मंत्री पद की शपथ लेने के वक्त भी कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ने का एक दर्द भी नजर आया और ये भी कहा कि कांग्रेस में लगातार उपेक्षा होती रही है और अब रामनिवास रावत के बात की जाए तो वहां अच्छा होल्ड होने के साथ ही अब वो जब कैबिनेट में उन्हें मंत्री होने के बाद विभाग मिलेगा तो निश्चित ऐसा माना जा रहा है कि आपने जिक्र किया, हालांकि मुख्यमंत्री का एकाधिकार है कि वो किस मंत्री को क्या विभाग देते हैं, लेकिन जिस तरह की शख्सियत रामनिवास रावत की है, ओबीसी का बड़ा चेहरा है, विभाग कौन से दिए जा सकते हैं, इसके बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई क्या? देखिए, क्योंकि निश्चित ही अभी शाम तक ये साफ हो जाएगा कि उन्हें क्या विभाग मिले, पर ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान मंत्रियों के विभाग की बजाय सीएम के पास 4-5 बड़े और महत्वपूर्ण विभाग है, उसमें से कोई विभाग उन्हें दिया जा सकता है। देखा जाए तो खनिज भी तो सीएम के पास है, उसके अलावा जेल है, नर्मदा घाटी है और उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण विभाग दिया जा सकता है। तो निश्चित ही एक महत्वपूर्ण विभाग उन्हें मिले। अनुभवी नेता हैं और पहले सरकार थी तब भी वो मंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं उनका मंत्री पद का अनुभव और सदन में भी वो काफी मुखर रहे हैं, तो निश्चित ही उन्हें एक अच्छा विभाग मिलेगा। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। नर्मदा घाटी विकास है, वो भी सीएम के पास है, शायद वो विभाग भी दिया जा सकता है। तो 3-4 विभागों को लेकर अभी कसमकस है, या कुछ मंत्री ऐसे जिनके पास काफी विभाग हैं, उसमें से कोई विभाग शिफ्ट किया जा सकता है। तो अभी विभागों को लेकर मंथन होना बाकी है और ऐसा लगता है कि शाम तक इसके आदेश हो जाएंगे कि वो कौन सा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। बिल्कुल, और चूंकि शैलेंद्र अब शपथ ग्रहण संपन्न हो चुका है और मूवमेंट आपके आसपास होगी, वहां से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और रामनिवास रावत, ये सभी वहां से मंत्री सदस्य जो इस शपथ ग्रहण के साक्षी बने हुए सभी यहां से मूवमेंट वहां पर होगी, वहां निकलेंगे। और आगे क्या शेड्यूल रह सकता है अभी? क्या वहां पर कुछ देर राजभवन में स्टे होगा, क्या ब्रेकफास्ट का आयोजन होगा, या उसके बाद की औपचारिकताओं में अब फिर अपना सीधा कार्यभार संभालने के लिए जाएंगे रामनिवास रावत? देखिए, हम आपको अपडेट दे दें कि अभी शपथ के बाद रामनिवास रावत राजभवन में ही है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी राजभवन में, सभी मंत्री भी अभी राजभवन में हैं, तो निश्चित ही अभी कुछ देर वहां रुकेंगे। लेकिन आज क्योंकि अमरवाड़ा में जो उपचुनाव हो रहा है वो बड़ा ही अहम दिन है और आज अमरवाड़ा के चुनाव में प्रचार के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को कुछ ही देर बाद रवाना होना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद रामनिवास रावत भी संभवतः हो सकता है
कि वो भी वहां अमरवाड़ा जा सकते हैं। हालांकि एक जानकारी और दे कि रामनिवास रावत ने कल ही अपने घर पर जो जहां विजयपुर विधानसभा है वहां पर एक बड़ी कथा शुरू कराई थी और कल से ही कथा शुरू है। तो आज हमने उनसे पूछा भी था कि तो कथा शुरू हुई और उसके बाद ही उन्हें फोन आया था और उसके बाद वो अचानक भोपाल के लिए रवाना हो गए। तो ये भी माना जा रहा है, रावत का कहना था कि हमें क्योंकि कथा है, पूजन चल रहा है घर पर, तो हम आज वहां रवाना हो जाएंगे। तो इस संभवतः यहां से वे सीधे अमरवाड़ा या फिर संभवतः विजयपुर अपने घर जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक बड़ा आयोजन है उनका धार्मिक, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा भी कि ईश्वर की कृपा हुई है और इस कारण संभवतः माना जा रहा है कि वो वहां भी जाएंगे। तो विभाग और ये एक आध दिन लग सकता है शाम तक की स्थिति क्लियर साफ, और सीएम आज दिन भर चुनाव प्रचार पर रहेंगे, तो यहां से कुछ ही देर के बाद रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, और औपचारिक समय जो तय किया गया था वो समय चूंकि हो चुका है, 9 बजे का शपथ ग्रहण था, 9:13 के आसपास का समय हुआ। तो ये अब जो शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है, तो यहाँ से जो मूवमेंट है वो अमरवाड़ा और या फिर अपने निवास स्थान के लिए रामनिवास रावत की रह सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ से अमरवाड़ा उपचुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हैं। शैलेंद्र, मूवमेंट अब से कुछ ही देर में वहाँ पर नजर आएगी। हालांकि कुछ एक विषयों पर जो सवाल हैं वो औपचारिकताएं अभी रहेंगी, क्योंकि विभाग का आपने जैसा जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के हाथ में एकाधिकार है, वो क्या विभाग देते हैं, अपने पास से कोई विभाग उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन चर्चा यहाँ पर आगे और एक और कैबिनेट विस्तार की हो रही है, क्योंकि पहली जो कैबिनेट विस्तार था उसमें सभी मंत्रियों ने शपथ ली थी। ये दूसरा कैबिनेट विस्तार है और अब तीसरा कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें संभव है कि 2 से 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं या फिर एक मंत्री की ही यहाँ पर जगह रखी जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो मंत्री के सदस्यों की वो 34 संख्या हो सकती है। और आवश्यक नहीं है कि 34 ही मंत्री हो, लेकिन हाँ, अधिकतम आप 34 मंत्री रख सकते हैं। तो अगला कैबिनेट विस्तार भी जल्दी देखने को मिल सकता है। शैलेंद्र, हाँ देखिए, बिल्कुल अगर माना जाए तो निश्चित ही कि कमलेश शाह जो कांग्रेस के विधायक रहे लंबे समय से और वो जिस तरह बीजेपी में आए थे, तो कमलेश शाह का आना ऐसा माना जा रहा है कि वो अगर चुनाव जीतेंगे तो उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। तो निश्चित ही आने वाले समय में एक छोटा मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कुल संख्या 34 है, तो 31 अभी हो चुके हैं, तो आने वाले समय में 1 या 2 मंत्री और शपथ ले सकते हैं। हालांकि अब ये मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, कितना समय लगेगा, क्योंकि अब बीजेपी निश्चित ही विजयपुर सीट से आज रामनिवास रावत अब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, तो उन्होंने इस्तीफा भी देना होगा, वहां उपचुनाव होंगे। इसके अलावा बुधनी में उपचुनाव होगा, तो अब सामने पार्टी के लिए अब 2-3 फिर उपचुनाव है। तो हो सकता है कि अब ये दोनों तीनों उपचुनाव हो जाए, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल वापस से विस्तार हो। बिल्कुल, और उसमें संभावित चेहरे अगर हम बात करें शैलेंद्र, चूंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और आवश्यक नहीं कि ये मंत्रिमंडल विस्तार हो ही, लेकिन यदि होता है तो क्या कोई ऐसे संभावित चेहरे अभी नजर आ रहे हैं जिनके नाम की चर्चा हो या जिन्हें मंत्री पद दिलाया जा सकता है, जो मिलना था या अभी नहीं मिला है, ऐसी भी कोई चेहरे हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल निश्चित ही सबसे अहम बात तो कमलेश शाह की है, क्योंकि वो उनका नाम सबसे आगे है कि वो आदिवासी नेता है और वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की जो अमरवाड़ा विधानसभा वहां से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए थे, तो उनका लगभग नाम तय माना जा रहा है कि कमलेश शाह अगर चुनाव जीतेंगे और 13 जुलाई को जो परिणाम उनके पक्ष में आता है, तो निश्चित ही कमलेश शाह इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसके अलावा सागर की ही बीना से जो विधायक रही निर्मला सप्रे, वो भी लोकसभा चुनाव के वक्त पर बीजेपी में आ गई थी, तो निश्चित ही निर्मला सप्रे का नाम भी मंत्रिमंडल की दौड़ में है, आगे चलकर वो भी शामिल हो सकती है। इसी तरह अगर बात की जाए तो 2-4 ऐसे बड़े कद्दावर नेता है जो इस बार मंत्रिमंडल से शामिल होने से रह गए थे, तो वो भी अब प्रयासरत है। कल जब जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें शुरू हुई, तो वो सारे नेता सक्रिय हो गए थे, अपने संबंधों से लेकर या प्रयास कर रहे थे कि कहीं से उनका नाम भी आ जाए। ऐसे प्रमुख नामों में देखा जाए तो गोपाल भार्गव काफी एक्टिव थे, गोपाल भार्गव को लग रहा था कि हो सकता है उन्हें मौका मिल जाए। इसी तरह अजय विश्नोई काफी सीनियर नेता है, मंत्री भी रहे हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, वो भी लगातार प्रयासरत है। एक बड़ा नाम भूपेंद्र सिंह है, भूपेंद्र सिंह भी लंबे समय से सक्रिय हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में मौका मिले। तो ऐसे और भी कई बड़े नाम हैं जो मंत्रिमंडल में आने के लिए लगातार प्रयासरत है, पर ये सब अब विस्तार कब होगा और इन्हें कब मौका मिलेगा ये देखना होगा। हालांकि दावेदार काफी बड़े और भी नेता हैं जो लंबे समय से कतार में हैं,
पर जिस तरह इस बार मोहन यादव कैबिनेट सीएम बने थे और उसके बाद जब मंत्रिमंडल बना तो चौंकाने वाला सामने आया था कि कई ऐसे बड़े नेता बाहर हो गए थे जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि उन्हें तो इस बार मंत्रिमंडल में फिर जगह मिलेगी। तो भाजपा हमेशा कई बार प्रयोग करती है, सरकार में, संगठन में प्रयोग करती है। वो वही मंत्रिमंडल में देखने को मिला कि कई पहले बार के जो विधायक थे उन्हें सीधा मंत्री बना दिया गया। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कौन से समीकरण फिट बैठे और किसे मंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, जो ये घटना हुई है ये बड़ी घटना है। कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आने वाले नेताओं की लिस्ट भी बहुत लंबी है। अब वहां जो कमिटमेंट बीजेपी के नेताओं ने आने वाले नेताओं से किए थे वो उनमें से पूरा होने वाला एक कमिटमेंट तो ये है कि अब जिस तरह से रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया तो संभव है कि भगदड़ और मच सकती है। हाँ, देखिए, बिल्कुल भाजपा सरकार ने एक बड़ा मैसेज भी दिया है, बीजेपी ने एक संदेश भी दिया है कि वो उनके नेता ये कहते भी आते हैं, अगर आप संगठन के बड़े नेताओं को सुने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को सुने, हाँ, नरोत्तम मिश्रा को सुने, जो कि इस पूरी ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख रहे, कि भाजपा ऐसी पार्टी है जहां पर दूध में शक्कर की तरह हम जो विपक्षी भी आते हैं उनको घोल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वही देखने को मिला। आज एक बड़ा मैसेज रामनिवास रावत को सिंगल चेहरे को शपथ दिलाई, जो 2 महीने पहले 30 अप्रैल को बीजेपी में आए और 2 महीने बाद आज मंत्री बन गए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज। इसी तरह अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जब इतनी बड़ी संख्या में 28 विधायक उनके साथ, जब 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसमें जब बड़ा घटनाक्रम हुआ था जो सिंधिया अपने 7 विधायकों को लेकर बीजेपी में आए थे, तो निश्चित ही उन सभी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है, बड़ा महत्व दिया गया है। और सभी को कुछ ना कुछ ऐसे विभाग दिए गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जिससे कोई उपेक्षित अपने आप को महसूस नहीं करेगा। और जो कमिटमेंट पूरी करने की बात है वो बीजेपी ने यहां पर दिखाई है। हालांकि अब इसमें देखना यह होगा कि आगे कुछ एक सवाल जो है रह गए हैं कि कैबिनेट मंत्री को कौन सा विभाग मिलता है, अगला मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और कौन से वो चेहरे होंगे जो कि इस मंत्रिमंडल में और शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।